हाय, गुड मॉर्निंग। तो देखो, हमने कल एक स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, मतलब फिजिबिलिटी, बॉर्न हाइबर साइकिल देखा था। इसके अलावा वेरियस टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज वहां पे देखे थे। क्या वेरियस टाइप के एंथैल्पीज वहां पे देखे थे? एंथैल्पीज कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसके अलावा हेसेस लॉ जो है, वो हेसेस लॉ वहां पे देखा था। क्या हेसेस लॉ जो है वहां पे देखा था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है, क्या नेक्स्ट जो हमें देखना है, नेक्स्ट इज द स्पॉन्टेनिटी। और ये जो स्पॉन्टेनिटी होता है, क्या होता है? स्पॉन्टेनिटी होता है, स्पॉन्टेनिटी वहां पे डिसाइड करता है कि वो जो प्रोसेस है वो वहां पे फिजिबल है या नहीं है। ओके, अगर फिजिबल होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, जैसे कि अगर हम ये जो स्पॉन्टेनिटी है, ये हम सबसे पहले तो एंट्रोपी से डिसाइड करते हैं। क्या एंट्रोपी से डिसाइड करते हैं? और ये जो एंट्रोपी है वो एग्जैक्टली है क्या? ओके, जैसे कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल एंट्रोपी अगर हम ले लेते हैं तो इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। क्या डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। और ये जो एंट्रोपी है, अगर हम सॉलिड लेंगे तो सॉलिड में अगर अरेंजमेंट लेते हैं तो अरेंजमेंट कैसे होता है? रेगुलर होता है। वही लिक्विड में थोड़ा डिसऑर्डर हो जाता है। वही अगर अगेन गैसेस में लेते हैं तो दे आर हाईली डिसऑर्डर्ड। ओके, क्या होते हैं? हाईली डिसऑर्डर्ड होते हैं। और अगर हाईली डिसऑर्डर्ड है, ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वी कैन कॉल इट एज अ, वहां पे एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी हम वहां पे लेते हैं। क्या एंट्रोपी जो है वो वहां पे लेते हैं। ओके, मतलब अगर हम सॉलिड लिक्विड एंड गैस अगर ले लेते हैं तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसका होगा? गैस का होगा। क्या होगा? सबका सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसका होगा? गैस का होगा। ओके, लिक्विड का उससे कम होगा, सॉलिड का आप जीरो भी कंसीडर कर सकते हो या मिनिमम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो जो भी चेंज इन एंट्रोपी है, इट इज रिलेटेड टू द क्यू एंड टी फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब डेल्टा एस इज इक्वल टू, हम क्या लेते हैं? क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी ले लेते हैं। एंड टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर द डिफरेंट प्रोसेस अगर हम ले लेते हैं तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी एट टोटल इज इक्वल टू सिस्टम प्लस क्या होता है? सराउंडिंग होता है। क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है। और अगर डेल्टा एस ऑफ टोटल इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस। टोटल डेल्टा एस जो है वो लेस देन जीरो होगा तो वो प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। टोटल डेल्टा एस जो है वो अगर जीरो होगा तो वो वहां पे इक्विलिब्रियम शो करेगा। और इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब फिजिबल होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब नॉन फिजिबल होता है। तो आपको सवाल गिरा होगा कि सर फिजिबल एंड नॉन फिजिबल में, ओके, तो वो प्रोसेस हम करते हैं या नहीं करते? ओके, मतलब फिजिबल इन द सेंस वो होने चाहिए या होते ही रहते हैं, वो ऑटोमेटिक होते हैं। ओके, लेकिन नॉन फिजिबल में हमें वहां पे फोर्सफुली उससे करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? फोर्सफुली उससे करवाना पड़ता है। और अगर ऐसा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। एंड सिस्टम जो है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो जैसे कि अगर हम ये लेते हैं, ओके, तो इसी से हम डिसाइड करते हैं। या साइन ऑफ एंट्रोपी अगर लेते हैं तो इफ डिसऑर्डरनेस इज इंक्रीजेस, देन एंट्रोपी चेंज जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव होगा। क्या होगा? एंट्रोपी चेंज जो होगा वो वहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, वही अगर डिसऑर्डर डिक्रीज होता है तो एंट्रोपी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ओके, जैसे कि I2 सॉलिड ले लिया, इट इज कन्वर्टेड टू I2 एक्वियस। तो पहले ऑर्डर स्टेट था, उसके बाद में डिसऑर्डर हो गया। ओके, तो डेल्टा एच जो है वो वहां पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। H2 गैस है, उसके बाद दो हाइड्रोजन। ओके, अब देखो देखो दोनों गैसेस है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वहां पे इंक्रीज हो रहे हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पे इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए डेल्टा एच यहाँ पे अगेन क्या होगा? पॉजिटिव। ओके, CaCO3 सॉलिड है, दैट्स कन्वर्टेड टू CaO प्लस CO2। अगेन CO2 बन रहा है, गैस बन रहा है, मतलब जो
डिसऑर्डरनेस है वो वहां पे इंक्रीज हो रहा है। ओके, H2O प्लस O2, यहाँ पे H2O बन रहा है तो यहाँ पे निगेटिव डेल्टा एस होगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये वहाँ पे कम होके या कंबाइन होके वहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, मतलब एंट्रोपी कम हो जाएगा। ओके, उसके अलावा NO एंड N2O4 अगर ले लेते हैं तो NO में 2 एटम्स है, N2O4 में 6 एटम्स है। और अगर और दोनों के दोनों गैसेस है, क्या दोनों के दोनों गैसेस है? ओके, तो इसके इसमें जो डिसऑर्डरनेस है वो N2O4 में देखो, सबसे पहले अगर हम एंट्रोपी लेते हैं बेटा, क्या एंट्रोपी लेते हैं, तो एंट्रोपी क्या होता है? दैट्स द डिसऑर्डरनेस होता है। डिसऑर्डरनेस मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर हम कोई भी सॉलिड ले लिया तो उसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर स्टेट होता है। मतलब जो स्पीयर्स है, स्पीयर्स क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस में सेम इसमें अटैच होते हैं या अरेंज होते हैं। और लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस दे विल अंडरगो और दे विल शो द डिसऑर्डरनेस या डिसऑर्डर स्टेट बोलते हैं। एंड ये जो है गैसेस में हाईली बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा मतलब कौन से गैसेस मॉलिक्यूल्स कहाँ पे पड़े हैं ये किसी को पता नहीं होता है, मतलब डिसऑर्डरनेस वहां पे ज्यादा है। ओके, मतलब अगर आपने घर अगर प्रॉपरली मैनेज करके रखा है तो घर का अपेयरेंस ऑब्वियसली अच्छा होगा। लेकिन कोई भी चीज कहाँ पे भी पड़ी है, ओके, कोई उसको उठा नहीं रहा है, कोई उसको कुछ कर नहीं रहा है, ओके, तो उस केस में हम उसको क्या कंसिडर करते हैं? डिसऑर्डर कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? डिसऑर्डर कंसिडर करते हैं। एंड वही अगर लिक्विड लेंगे, क्या लेंगे? लिक्विड्स अगर ले लेते हैं तो इसमें थोड़ा डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा। और सॉलिड में डिसऑर्डर मतलब ना के बराबर ही होता है, मतलब एंट्रोपी वहां उस केस में वहां पे क्या होगा, कम से कम होगा। ओके, तो क्लियर है? ओके, अब देखो, अगर सपोज डिसऑर्डर बढ़ गया तो पॉजिटिव एंट्रोपी होगा, एंड डिसऑर्डर कम हो गया तो निगेटिव एंट्रोपी होगा। ओके, एंड जो टोटल एस है इट इज रिलेटेड टू द क्यू एंड टी, मतलब क्यू रिवर्सिबल, मतलब जो हीट एक्सचेंज वहां पे हो रहा है ड्यूरिंग द टेम्परेचर, वहां पे उसको हम लेते हैं। तो टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर द डिफरेंट प्रोसेसर, दस डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो अगर होगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। डेल्टा एस टोटल अगर लेस देन जीरो होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। एंड डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू जीरो होगा तो इसको हम सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम लेते हैं। क्या लेते हैं? सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम लेते हैं। ओके, क्लियर है? अब देखो, पहले सॉलिड था और अब एक्वियस हो गया है, मतलब डिसऑर्डर क्या हो गया है? एक्वियस में है, इसका मतलब डिसऑर्डर क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो डेल्टा एस यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। वही H2 से 2Hi मिल रहे हैं, दोनों अगेन यहाँ पे गैसेस है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहाँ पे इंक्रीज हो गए। मतलब अगर इसके 1 मोल लेते हैं, 1 मोल ऑफ H2 लेते हैं तो वन मोल ऑफ H2 में 6.023 इंटू 10 to the power 23 H2 मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन जब हम 2Hi लेते हैं, 2Hi मतलब यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ Hi है, एंड 2 मोल्स ऑफ मतलब इसके अप्रोक्सीमेट डबल है। और अगर अप्रोक्सीमेट डबल है तो वहाँ पे डिसऑर्डर नहीं, वहाँ पे इंक्रीज होता है, तो इसीलिए डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है। ओके, CaCO3 अगर ले ले तो बेसिकली CaCO3 जो है ये कैसा है? ऑलरेडी ऑर्डर स्टेट में है या यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है। लेकिन जैसे ही ये CaO एंड CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो CO2 गैस है, क्या CO2 गैस है, गैस बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एंट्रोपी है वो भी वहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? वो भी वहाँ पे इंक्रीज होगा। वही अगर H2 एंड O2 लेते हैं तो अगेन ये गैस है, ओके, ये डिसऑर्डर स्टेट है, ये H2 लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ओके, मतलब थोड़ा गैसेस के कंपैरिजन में ऑर्डर स्टेट में आ रहा है तो इसके केस में एंट्रोपी निगेटिव होगा। ओके, वही अगर नंबर ऑफ एटम्स लेते हैं तो आपको एक चीज याद रखना है, जितने नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे उतना वहां पे डिसऑर्डर ज्यादा होगा। क्या? डिसऑर्डर ज्यादा होगा। और अगर डिसऑर्डर ज्यादा है इसका मतलब वहां पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव होगा। या N2O4 एंड NO में N2O4 का एंट्रोपी ज्यादा होगा NO से, या N2O4 का एंट्रोपी ज्यादा होगा NO से। ओके,
उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो, या गिब्स फ्री एनर्जी में हम बोलते हैं। ओके, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम ले लेते हैं तो हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी, ओके, ऑन इट्स ओन। मतलब हमेशा हमें ये पता है कि हॉट एंड टू कोल्ड एंड वहां पे फ्लो ऑफ हीट होता है। ओके, उसके बाद में ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। क्या एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, वहां पे इंक्रीज होता है। ओके, इसके अलावा मतलब ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल होते हैं एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस। या इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जो है वो हमेशा या कंटिन्यूअसली वहां पे इंक्रीज हो रहा है। ओके, मतलब जब भी यूनिवर्स में कोई प्रोसेस होगा तो उसमें एंट्रोपी इंक्रीज ही होगा। क्या होगा, एंट्रोपी जो है वो वहां पे इंक्रीज ही होगा। ओके, उसके अलावा अदर स्टेटमेंट अगर ले लेते हैं तो it is impossible to construct a machine working in a cycle and transfer the heat from the lower temperature region to higher temperature region without intervention of external pressure. Okay, तो ये अगेन यहाँ पे मतलब एक ऐसा मशीन हम नहीं बना सकते जिसमें ट्रांसफर ऑफ हीट होगा फ्रॉम लोअर टू हायर रीजन, ओके, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स। ओके, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी लेते हैं। देखो, तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है, ओके, गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पे क्या लेते हैं। अब देखो, एक स्पॉन्टेनिटी के लिए ऑलरेडी एक हम कंडीशन देख चुके हैं। कंडीशन क्या है कि जो टोटल एंट्रोपी है, टोटल एंट्रोपी अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेस देन जीरो होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, एंड इक्वल टू जीरो होगा तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है। या इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, दोनों डायरेक्शन से भागता है, पूरा कंप्लीट वहां पे नहीं होगा। ओके, उसके बाद में ये एग्जांपल्स देखे थे, एंड उसके बाद में अब देखो, जो gives free energy है, okay, it is the free energy of the system to do useful work। okay, ये वहां पे कैरी आउट करने के लिए या वर्क करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन। ये क्या है, हमारा स्टेट फंक्शन है। और ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है, ओके, ये अगेन स्टेट फंक्शन होने की वजह से हम वहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसका हम हमेशा चेंज ही फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, चेंज ही फाइंड आउट करते हैं। ओके, और अगर चेंज ही फाइंड आउट करते हैं तो दैट्स अगेन फाइंड आउट फ्रॉम द ओके, तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा एस ऑफ टोटल अगर हम ले लेते हैं तो हमें पता है टोटल एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग लेते हैं। एंड क्यूपी ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यूपी ऑफ सिस्टम हम लेते हैं, विच इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। ओके, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी।
वही अगर हम सराउंडिंग के लिए लेते हैं तो क्यूपी डिवाइड ऑफ सराउंडिंग या माइनस ऑफ डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय क्या लेते हैं, टी लेते हैं। ओके, या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे हमने जो डेल्टा एस का फॉर्मूला था हमारा, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, और अगर ऐसा है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट्स कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, माइनस टी डेल्टा एस ले सकते हैं। ओके, ओके, तो डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो डेल्टा एस जो है, डेल्टा जी जो है वो निगेटिव हो जाएगा, एंड डेल्टा एस इज लेस देन जीरो होगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में होगा तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। ओके, उसके बाद में डेल्टा एच एंड डेल्टा एच जो है, पॉजिटिव निगेटिव अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो डेल्टा जी हमेशा निगेटिव होगा। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। ओके, मतलब सभी टेम्परेचर को वहाँ पे जो प्रोसेस है ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, वही अगर दोनों निगेटिव है, लेकिन डेल्टा जी यहाँ पे निगेटिव कब होगा, जब वहाँ पे लोअर टेम्परेचर होगा। ओके, मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर। ओके, क्या रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर। उसके बाद में दोनों वैल्यूज अगर निगेटिव होंगे, लेकिन डेल्टा जी वहां पे पॉजिटिव हो सकता है। ओके, कब हो सकता है, जब वहां पे हाइयर टेम्परेचर होगा, तो हाइयर टेम्परेचर को वही प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस मिलता है। ओके, उसके बाद में डेल्टा एच पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव ले लिया हमने एट हाई टेम्परेचर, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। वही दोनों पॉजिटिव ले लिए, लो टेम्परेचर ले लिया, तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस वहां पे लो टेम्परेचर को वहां पे क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस शो करेगा। ओके, वही अगर हाई टेम्परेचर्स लेते हैं तो वहां पे स्पॉन्टेनियस शो करता है। एंड एट ऑल टी, ओके, पॉजिटिव एंड निगेटिव अगर होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। ओके, तो ये टेबल है देखो, जिससे हम वहाँ पे डेल्टा जी से हम स्पॉन्टेनियस है या नहीं है वो वहाँ पे डिसाइड करते हैं। ओके, देखो रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और वो अगर हम ले लेते हैं, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू होता है। क्यू जो है ये हमारा कोशंट होता है। क्या होता है, कोशंट होता है। और ये जो कोशंट है, रिएक्शन के किसी भी कहीं पे भी बीच में हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो रिएक्शन है वो रिएक्शन वहां पे क्या करते हैं, शो करते हैं। ओके, और डेल्टा जी अगर इक्विलिब्रियम ले लेंगे तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा और क्यू की जगह के आ जाएगा, तो डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के आ जाएगा। एंड डेल्टा जी जीरो जो है इट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ 10 टू द बेस के वहां पे हो जाएगा। मतलब एल एन ऑफ के को हम लॉग टू द बेस 10 में वहां पे कन्वर्ट कर दिया तो हो जाएगा। अब देखो एट इक्विलिब्रियम अगर हम ले लेते हैं, क्या एट इक्विलिब्रियम अगर हम लेंगे, ओके, के इज लेस देन वन अगर होगा तो डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होगा। एंड मतलब डेल्टा जी जीरो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, डेल्टा जी तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। ओके, इसके अलावा के इज ग्रेटर देन वन होगा तो डेल्टा जी लेस देन जीरो हो जाएगा। एंड उस केस में वहां पे क्यू एंड के जो है वहां पे इक्वल होगा। उसके बाद थर्ड लॉ
थर्मोडायनामिक्स है, अर्नोल्ड्स हीट थ्योरम में देखो, द एंट्रोपी ऑफ द प्योर एंड परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मतलब अगर हमने किसी का भी एंट्रोपी ले लिया एट 273 केल्विन, सॉरी 273 डिग्री सेल्सियस, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस और जीरो केल्विन, तो उस केस में एस इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, एंड पी इज इक्वल टू क्या होगा, वहां पे जीरो होगा। Okay, this is about exactly third law of thermodynamics. ओके, तो यहाँ पे ये जो थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट होता है। ओके, तो इसके हम क्या करेंगे, आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी देखो, जो आपका सबसे पहला प्रॉब्लम है, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम द इथिलीन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वेयर द आपको कुछ बॉन्ड एंथैल्पीज, बॉन्ड एनर्जीज दिए देखो, और अगर बॉन्ड एनर्जीज वहां पे दिए हैं, क्या बॉन्ड एनर्जीज वहां पे दिए, ओके, तो इसके लिए हमने एक चीज देखी है, मतलब सब में हम हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। ओके, इसमें हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करने वाले हैं। क्या, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट देने करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एनर्जीज यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए आपको सबसे पहले इसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा, और अगर रिएक्शन आप यहाँ पे लिखते हो तो रिएक्शन कुछ इस तरीके का होगा, देखो, दैट्स द C2H4, okay, plus C2H4 plus H2, it will give CH3 single bond CH3, okay। और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है, यहाँ पे अगर हम बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन एक है, ओके, एंड CH के टोटल 4 बॉन्ड्स है, okay। वही अगर H2 लेते हैं तो H2 में हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है। वही अगर इधर लेते हैं तो इसमें एक कार्बन कार्बन है, एंड CH कितने हैं, टोटल 6 है, कितने हैं? टोटल 6 है। तो हम क्या करेंगे, इनके जो भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, मतलब डेल्टा H ऑफ H जो है, ये हम क्या करेंगे, दैट्स द रिएक्टेंट का, क्या रिएक्टेंट के एंथैल्पीज का सम माइनस प्रोडक्ट के एंथैल्पीज का सम वहां पे करेंगे। अब देखो सी, जो सी डबल बॉन्ड सी है, क्या सी डबल बॉन्ड सी है,
ई यहाँ पे ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है। और अगर हो रहा है तो इसका एंथैल्पी हम पहले लेंगे, क्या लेंगे, इसका एंथैल्पी लेंगे। ओके, इसका एंथैल्पी कितना है, सी डबल बॉन्ड सी, ओके, दैट्स 615, मतलब, और एक ही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो 615 प्लस 4CH है, 4CH में 4 टाइम्स 4 है। ओके, उसके बाद में एक H2 है, तो H2 का भी, H2 का अगर हम ले लेते तो HH का 435 ले ले, माइनस, क्या, माइनस वहां पे ये जो है, ये सीसी जो है, एक सीसी है, क्या है, एक सीसी है। अब एक सीसी मतलब दैट्स 347। ओके, अब ये यहाँ पे अपने को ऐड करना है, लेकिन माइनस माइनस ये, सॉरी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 इंटू CH का कितना दिया है, 414 दिया है, या 414 दिया है। तो यहाँ पे देखो, दो जिनके सेम वैल्यूज है उनको हम डायरेक्टली इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, इसको कैंसिल करके विल टेक अ -2। ओके, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो 4 और 6 में वहां पे -2 ले लेंगे। तो अब देखो, अब इनका हमें बस कैलकुलेशन करना है, तो यू विल ऑब्जर्व दैट इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा दैट्स -125 किलो जूल आएगा। क्या आ जाएगा, -125 किलो जूल आ जाएगा, दैट्स आवर आंसर। ओके, क्लियर है, समझ में आया। उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, 3 moles of an ideal gas were are compressed isothermally from 60 liter to 20 liter using a constant pressure of 5 atm. Okay, the heat exchange Q for the compression in is liter into atmosphere is. Okay, तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोसेस है, या प्रोसेस कौन सा है, दैट्स द आइसोथर्मल है। और अगर आइसोथर्मल में हम लेते हैं तो जो डेल्टा ई होता है, डेल्टा यू अगर हम ले लेते हैं तो दैट विल शो 0। और अगर डेल्टा यू 0 होगा तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, -W होगा। और अगर -W होता है, क्या होता है, -W होता है, तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे कि अगर सपोज हमें क्यू निकालना है, और क्यू तो क्या है, -W है, लेकिन W की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, -P एक्सटर्नल इंटू V2 - V1 ले सकते हैं। ओके, माइनस आई इट इज -P एक्सटर्नल V2 - V1 ले सकते हैं। Okay. और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है तो वहां पे क्या होगा, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब P एक्सटर्नल इंटू V2 - V1। ओके, और अगर ऐसा है तो 60-20, मतलब डिफरेंस 40 का आ जाएगा, और 5 atm प्रेशर है तो 5 इंटू 40, मतलब 200 आ जाएगा, 200। और यूनिट क्या होगा, लीटर इंटू एटीएम, या एटीएम इंटू लीटर। ओके, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप के प्रोसेसेस आपको आएंगे, और आपको सबसे पहले तो ये रिकॉल करना है, ओके, कि कौन से कंडीशन के लिए कौन सा फॉर्मूला वहां पे इस्तेमाल करना है। क्लियर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है, देखो, दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक जो है वो असर्शन है, दूसरा जो है रीजन है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ strong monobasic acid and strong monoacidic base is always 57 किलोजूल पर मोल। तो ये जो वैल्यू है अगेन फिक्स है, क्या है, फिक्स है। उसके बाद रीजन क्या बोलते हैं, देखो, enthalpy of neutralization is the amount of heat liberated when 1 mole of H plus ions as furnished by acid combined with the 1 mole of OH minus ion
furnished by base to form the 1 mole of water. और अगर इसको एनलाइट करते हैं तो वहां पे करेक्ट स्टेटमेंट अपने को क्या करना है, यहाँ पे लेना है। ओके, तो ये तो है कि 57 मतलब जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो एकदम सही है, स्टेटमेंट जो है वो वहाँ पे एकदम सही है। और अगर स्टेटमेंट सही है, ओके, तो बस अपने को वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है ये बताना है। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट एंड जो रीजन है ये दोनों के दोनों वहाँ पे करेक्ट है। ओके, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एन ई। ओके, जो आर है रीजन है, ओके, वो रीजन क्या है वहाँ पे करेक्ट है, तो इसीलिए वहाँ पे आंसर क्या होगा, दैट्स द थर्ड इज द आंसर, थर्ड इज द। उसके बाद फोर्थ देखो, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज -321.30 किलो जूल at 27 डिग्री सेल्सियस। द हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर इज, मतलब यहाँ पे आपको डेल्टा एच दिया है, क्या दिया है, डेल्टा एच दिया है, और आपको यहाँ पे अगेन उसका वैल्यू भी दिया है। ओके, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे अपने को उसको एक्स के फॉर्म में लेना है, क्या लेना है, एक्स के फॉर्म में लेना है। तो जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू, और एक चीज यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब आपको दिया है क्यूवी, एंड क्यूवी मतलब क्या होता है, डेल्टा ई होता है, एंड डेल्टा ई का वैल्यू कितना है, -321.30 किलो जूल। वही अगर हम डेल्टा एच अगर ले लेंगे, डेल्टा ई क्या हो गया, -321.30 किलो जूल। ओके, एंड हीट ऑफ कंबशन अपने को निकालना है एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब यहाँ पे क्यूपी निकालना है अपने को, निकालना क्यूपी निकालना है। और अगर ऐसा है तो इसके लिए हम एग्जैक्टली क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, तो बेंजोइक एसिड के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन लिखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिएक्शन अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे C6H5COOH होगा। ओके, प्लस 15/2 O2 होता है, इट विल गिव 7CO2 गैस। 7CO2 एंड H2 कितने मिलेंगे, 3H2 मिलेंगे। 7 is 2, 14, 14, 3। यस, ओके, तो अब यहाँ पे अपने को डेल्टा ई एंड डेल्टा एच में रिलेशन देखना पड़ेगा, और डेल्टा ई एंड डेल्टा एच अगर रिलेशन लेते हैं तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। तो यहाँ पे देखो, ये गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है, यहाँ पे ये सपोज सॉलिड में है, और ये यहाँ पे लिक्विड स्टेट में है। ओके, तो यहाँ से हम राइट साइड डेल्टा एन जी अगर निकालते हैं तो 7-15/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7-15/2 आ जाएगा। और अगर डेल्टा एन जी अगर हम ले लेते हैं तो दैट विल बिकम 1/2, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो दैट विल बिकम 150 आर, क्या 150 आर। अगर 150 आर आता है, क्या आता है, 150 आर आता है, तो विदाउट कैलकुलेशन आप डायरेक्टली आर का जो वैल्यू है वो आर का वैल्यू 150 ले सकते हैं। क्लियर, ओके, तो आंसर कितना है यहाँ पे, 150 है, क्या है, 150। ओके, हमें क्या निकालना है, क्यूपी निकालना है, डेल्टा एच निकालना है, ये दिया है। ओके, दैट्स एज इट इज, इसको पुट कर दिया। एंड जो डेल्टा एन जी की जगह पे आने वाला है वो हम वहाँ पे
मतलब उसका वैल्यू अपने को पूछा है, उसमें भी आर का वैल्यू आपको ऐड नहीं करना है, मतलब डेल्टा एन जी इंटू टी ही लेना है। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, 3 क्वेश्चन। combustion of 1 mole of benzene is expressed in हम्म, अभी देखो ये जो दिया है आपको, ये हेसिस लॉ के ऊपर है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ द 2 moles ऑफ बेंजीन इज। ओके, तो ये सभी रिएक्शंस अपने के लिए 1 मोल के लिए दिए हैं, और हम क्या करेंगे इन तीनों रिएक्शन को, ओके, यहाँ पे कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके वहां पे क्या करेंगे, कंबाइन करके मतलब ऐड करेंगे, और ऐड करके वहां पे जो हमारा रिजल्टिंग रिएक्शन है वो वहां पे बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, और जैसे वो रिएक्शंस हम ऐड करते हैं वैसे ही उनकी जो एंथैल्पीज है वो एंथैल्पीज भी हम वहां पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पहला वाला रिएक्शन है, जैसे कि C6H6 है, वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन इधर राइट हैंड साइड में है। ओके, तो हमें पहले इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। और जब हम इसको उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो उसका उसका जो भी एंथैल्पी चेंज का जो साइन है वो भी वहां पे रिवर्स हो जाएगा। देखो, सबसे पहले इसको रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, और जो साइन है इसका निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में CO2 अगेन राइट साइड साइड में है, तो इसको हम एज इट इज ले सकते हैं। ओके, जो H2 है अगेन राइट हैंड साइड में है, तो इसको हम एज इट इज ले सकते हैं, और सभी वैल्यूज पुट करके वहां पे क्या करेंगे आप। देखो, अगर स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अगर हम ले लेते हैं, तो ये 15/2 है, ये 6 है, क्या है, 15/2 और 6 है। ओके, तो 6 CO2 के लिए 1 मोल ऑफ बेंजीन के लिए आपको क्या करना है वहां पे, ये जो है ये फाइंड आउट करना है। Okay. जब आप इसको ऐड करते जाओगे, तो क्या ऐड करते जाओगे, तो जैसे कि पहली रिएक्शन है, पहली रिएक्शन C6H6 के लिए, इसको हमें रिवर्स करना है, रिवर्स की वजह से -48.5 हो जाएगा। ओके, जो CO2 वहां पे बन रहा है, तो CO2 वहां पे टोटल, अब बेंजीन का CO2 1 मोल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, रिएक्शन में हमारे 3 मोल के लिए है। ओके, तो हम उसके लिए क्या लेंगे, 2 मोल्स ही लेंगे। जैसे कि अभी ये 6 CO2 बन रहा है जब हम 1 मोल लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे CO2 के फॉर्मेशन के लिए, क्या, CO2 के फॉर्मेशन के लिए अगेन ये रिएक्शन ऐड कर देंगे। और जो सबसे लास्ट वाला जो रिएक्शन है, ओके, वो भी अगेन एज इट इज रखेंगे। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंटरवल ऑफ। ओके, और जब इसका एडिशन करने के बाद जो आएगा, ओके, द आंसर बिकम 6535 किलो जूल, क्या 6535 किलो जूल वहां पे आ जाएगा। क्लियर। ओके, मतलब ये हेसेस लॉ के ऊपर का क्वेश्चन था। ओके, दैट्स एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। ओके, उसके बाद में एन आइडियल गैस CV इज इक्वल टू 5/2 R expanded adiabatically against a constant pressure of 1 atm
until it doubles in the volume. If the initial temperature and pressure is 298 Kelvin and 5 atm respectively, then the final temperature is dash dash Kelvin. Series molar capacity. ठीक है, ये जो है ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे। बाकी रिमेन विल डिस्कस जो अभी देखो आज थर्मोडायनामिक्स अपना पूरा का पूरा हो गया है। ओके, तो इसके और कुछ एक बार क्वेश्चंस करते हैं। ओके, फिर भी आपको अगर कुछ डाउट होगा तो आप एक बार देख के बताओ। ओके, तो रिमेन विल डिस्कस नेक्स्ट।